करते हैं, भ्रामरी करते हैं तो एक्सटेंडेड एक्सेलरेशन होता है। लिहाजा जो समय नहाने का है उसका आनंद लीजिए, उस वक्त गुनगुनाइए, चैंटिंग करिए, मंत्र का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप नहाते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, विश्वास मानिए जीवन में कभी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी आपको माइग्रेन नहीं होगा। आप शॉवर में अगर क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी सी 4 ड्रॉप लेवेंडर की डाल सकते हैं, रोज की डाल सकते हैं, तो आपका जो ऑरा है, जो आपके वॉशरूम का वो है, वो अच्छा हो जाएगा। आप अपने वर्क प्लेस पे लेवेंडर का फ्यूम्स चला सकते हैं, उससे होगा। महत्वपूर्ण है, आपको सूर्य नमस्कार कम करना है, कपालभाति कम करना है, भस्त्रिका कम करनी है। ये कफ प्रवृत्ति वालों को करना होता है। चंद्रभेदा प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली कर सकते हैं, शीतकारी कर सकते हैं। आप सिंपल एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, लो फ्रिक्वेंसी भ्रामरी प्राणायाम, मैंने बताया ना कि थर्ड फेज ऑफ प्रणव, ओम का थर्ड प्रणव, अकार उकार मकार, और मकार करते रहकर अकार करेंगे तो आप मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे, उकार करेंगे तो आप मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे, और जब मकार करेंगे तो अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र को आप जागृत करेंगे। और जब आप अनाहत चक्र को जागृत करते हैं तो आपका बॉडी काम हो जाता है, शांत हो जाता है। एक बात वात की और बताना चाहता हूँ, वात एनर्जी जो है ना वो प्रीडोमिनेट करती है प्री डॉन पीरियड में, यानी भोर के समय। तो और जो मॉर्निंग की ब्रीज होती है ना वो प्राण को बढ़ाती है और अपान को करती है। देखिए वात कहाँ रहता है, आपके पेल्विक गर्डल में रहता है, और क्या होता है वो वहां पे अपाना होता है। प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, ठीक है ना। तो अपान आपका पेल्विक गर्डल में होता है। तो अपान को आप जो है मेडिटेशन के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा आप इसको डोमिनेट कर सकते हैं। रोज सुबह एक कमांड देना, जिसे हम कहते हैं बी बॉर्न अगेन। आप एक नई बिगिनिंग के साथ, नई भाव के साथ, दिन की पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत कीजिए। अपाना को प्राण में बदलिए। योग में सबसे महत्वपूर्ण है कमांड देना, उसको विजुअलाइज करना और उसको सकारात्मक होते देना। इसी को कहते हैं रूपांतरण। रूपांतरण किसको कहते हैं, आप ब्रेन, बॉडी एंड सोल को कमांड देंगे कि अपाना जो है प्राण में बदल रहा है, ठीक है ना। और उसको विजुअलाइज होते हुए देखेंगे और उसको फील करेंगे कि मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है, मेरा पूरा शरीर जागृत हो गया है, मैं पूरा शरीर एनर्जी से भर गया हूं। इसी कड़ी में जब आप शॉवर लेंगे ना तो क्या करेंगे, आप ब्रश करते वक्त टंग का मसाज करेंगे। जीभ के ऊपर 32 के 32 दांतों में, जीभ के ऊपर पूरी बॉडी का समावेश माना जाता है। तो जब आप बॉडी टंग का मसाज करते हैं तो पूरे बॉडी का जागृति होती है और आपकी जठराग्नि जो है वो प्रबल होकर के वात को पैसिफाई करती है। एक बात और लाभकारी बताऊं, जब आप दांतों का मसाज करें ना तो सीसे ऑयल से करें, तिल के तेल से करें। तिल का तेल जो है वो वातज होता है, तो आपके वात दोष को निवारण करता है। कान को भी, कान में जो है आर्नोल्ड नर्व होती है और उसका जो सीसेम ऑयल से मसाज करेंगे और कौन सी उंगली करेंगे, वायु मुद्रा से करेंगे। वायु जो है ना वात को कंट्रोल करेगा, तो आप इसको उंगली से मसाज करेंगे और ये अग्नि मुद्रा है, आप इसको लेकर के ऊपर से नीचे तक आकर के कान को मसाज करेंगे। आंख पे कुकुम्बर का, एलोवेरा का, सैंडलवुड का, रोज वाटर का पैक रखेंगे, आपको लाभ होगा। और एक पंक्चुअल कॉर्पोरेट लाइफ, और आपको क्या करना है, अनकंडीशनल लव, वसुदेव कुटुंबकम, फॉरगिवनेस की भावना के साथ जब आप करेंगे, सामने वाले को जब माफ कर देंगे तो आपका स्ट्रेस, आपका हेटर अपने आप समाप्त हो जाएगा और आपको लाभ होगा। मॉडर्न मेडिसिन की ड्रग्स के मैं नाम खाली बताऊंगा, उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। नेप्रोक्सन है, एपोब्रूफेन है, एसिटोमिनोफेन है, एंटी डिप्रेसेंट है, एमिट्रिप्टाइलिन है, टर्गट है और अर्गोटामीन है, ये लाभ करते हैं। पर मैग्नीशियम साइट्रेट, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन सप्लीमेंट काम कर सकते हैं। और जो अद्भुत काम करता है
वो है वेगल नर्व स्टिमुलेशन। वेगल नर्व स्टिमुलेशन क्या होता है? वेग यानी कि आपकी इड़ा नाड़ी को स्टिमुलेट करना। इड़ा नाड़ी को हम मेडिसिन के हिसाब से क्या कर सकते हैं? ट्रांसकुटेनियस सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरो स्टिमुलेशन देके कर सकते हैं, सन साइन करके कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं। और जो आपका पैलेट पे जो है ना ब्रह्म चक्र होता है, जीभ को तालू पे लगा के खिचड़ी मुद्रा में जब आप भ्रामरी करेंगे तो आपकी वेगल नर्व का स्टिमुलेशन होगा। आपका जो फील गुड हार्मोन है सीरोटोनिन, वो आपकी जब इंटेस्टाइन का फ्लोरा नॉर्मल होता है, गट में जो बैक्टीरिया हैं उनका होता है, वो कैसे ठीक होंगे? कार्ड के एनिमा से ठीक हो सकते हैं, छाछ लेने से ठीक हो सकते हैं, प्रोबायोटिक लेने से ठीक हो सकते हैं, और आप स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे तो ठीक होगा। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा गट का बैक्टीरिया ठीक हो गए है, मेरे को सीरोटोनिन लेवल का है? तो आप इसका ब्लड में एनालिसिस कर सकते हैं। ब्लड में सीरोटोनिन का लेवल 101 से 283 नैनोग्राम पर एमएल होता है। ठीक है ना? अंत में मैं बताना चाहूंगा हमें कौन कौन से फूड नहीं लेने हैं। जो पुराना चीज होता है, चॉकलेट है, एस्पर्टेन है, नट्स जो है ना, मेवा, सूखा मेवा, उसको भिगा करके रात को लेना है। सूखे मेवे आपको ज्यादा नहीं लेने हैं। जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जो हम लोगों के एशियन फूड में, चाइनीज फूड में बहुत डाला जाता है, कॉफी है, अल्कोहल है, स्पेशली बियर और रेड वाइन, वो नहीं लेना है। भोजन को छोड़ना नहीं है। अगर आप मील को मिस करेंगे तो आपको लाभ होगा, और आप जो है हेल्दी कार्बोहाइड्रेट फूड लेंगे तो आपको लाभ होगा। अब मैं बात करता हूं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात की। देखिए, होता क्यों है आपका माइग्रेन? माइग्रेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से, वात के स्टिमुलेशन से, पिंगला नाड़ी के स्टिमुलेशन से होता है। तो हमें इसे काउंटर कैसे करना है? पिंगला नाड़ी की जगह हमको इड़ा नाड़ी को करना है। इड़ा नाड़ी कौन सी होती है? बाएं वाली होती है। तो आप बाएं करवट अगर ज्यादा सोएंगे तो आपकी इड़ा नाड़ी से, आप जब चंद्र भेदा प्राणायाम करेंगे तो आपकी इड़ा नाड़ी जागृत होगी। सूर्य भेदा प्राणायाम आपको नहीं करना है। वात का क्या होगा? आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको कंफर्टेबल रहना है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए क्या होगा? आपको अपना पल्स रेट कम करना है। पल्स रेट कैसे कम होगा? वेगल टोन के द्वारा। वेगल टोन क्या होती है? जब आप सांस भरते हैं तो आपकी पल्स रेट बढ़ती है, और जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो आपका पल्स रेट गिरता है। यानी कि जब आपने सांस भरी तो आपकी पल्स रेट हो गई 88, और जब आपने सांस बाहर निकाली धीरे धीरे तो वो हो गई 74, यानी कि 14 बढ़ गई। तो ये आपके एक्सटेंडेड एक्सेलेशन से बढ़ेगा। 10 से ऊपर जब वेगल टोन होती है तो हम इसको मानते हैं कि अच्छी है। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम आंखों को हल्के से बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे? कि आप हाथ हिलाएं तो आपको हाथ दिखाई दे, इतने हल्के से आंखें बंद करें कि आपको जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करेगा, ये इड़ा नाड़ी को जागृत करेगा। हल्के से करना, और इस वक्त आप जो है संभवी दृष्टि लगाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने बताया, जीभ को तालू पे लगाते हुए, ब्रह्म चक्र करते हुए आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो आपका इड़ा नाड़ी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा। तीसरा हो गया, जो आप षणमुखी मुद्रा बनाते हैं भ्रामरी प्राणायाम में। षणमुखी मुद्रा और भ्रामरी प्राणायाम अलग अलग चीज है। तो आप उस वक्त जब आप लगाते हैं तो आपकी आर्नल नर्व जो है वेगस को स्टिमुलेट करती है, तो उसके द्वारा आपकी जो है पल्स रेट कम होता है। और जब आप एक्सटेंडेड एक्सेलेशन करते हैं, लंबे समय तक सांस लेकर के वो करते हैं, तो आपकी पल्स रेट कम होती चली जाती है। और अंतिम बात जो मैंने आपको कही थी, जो योगा का सबसे महत्वपूर्ण बात है, गिविंग ए कमांड, इट्स रियलाइजेशन। आप क्या करेंगे? कमांड देंगे बॉडी, ब्रेन एंड सोल को, और उससे
विजुअलाइज होता हुआ देखेंगे, उसे फील होता हुआ देखेंगे, तो क्या करेंगे, आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, मुस्कुराएंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए जब आप रिलैक्स कर देंगे तो आपका वात दोष शांत हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगी, आपकी पिंगला नाड़ी शांत हो जाएगी, यानी कि आपका माइग्रेन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आइए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहली बार भ्रामरी प्राणायाम मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करूंगा, दूसरी बार आपको के साथ करूंगा, तीसरी बार आपको कराऊंगा। क्या करना है, गहरी लंबी सांस भरनी है, पहले पेट में, महत्वपूर्ण बात है, पहले पेट में, फिर छाती में, फिर क्लैविटी में, ठीक है ना। और उसके बाद 2 पल के लिए सांस को रोकना है। रोकने के बाद आंखों को वो हल्के से बंद करते हुए संभवी दृष्टि में ले जाना है। और संभवी दृष्टि में जब आप बहुत हल्के से बंद करेंगे ना, कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, उसको वक्त आपको डस्टी ब्राउन लाइट दिखाई देगी, जिसे कहते हैं दिव्य ज्योति। आपको 10 सिटिंग के बाद आपको ज्योति के दर्शन होने लगेंगे, और जैसे ही ज्योति के दर्शन होंगे, आपकी पीनियल ग्लैंड, आपका अजीना चक्र जागृत होकर के लिम्बिक सिस्टम को, हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को कंट्रोल करने लगेगा। तो उस जीभ को तालू से लगाना है, तालू से लगाते हुए भ्रामरी प्राणायाम करना है। मेरी प्रिय मुद्रा है शून्य मुद्रा। पर भ्रामरी प्राणायाम, जिसको माइग्रेन है उसको क्या करना है, इस मुद्रा को बदलना है। क्या करना है, ये वायु मुद्रा है, वायु जो है विकार है जो आपको माइग्रेन करता है, ये अग्नि मुद्रा है। आपको क्या करना है, आपको अग्नि मुद्रा की जड़ में आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को घुसा देना है। आपका जो है ना, देखिए ये नहीं होगा, आपको ये जब बनाएंगे तो आपका माइग्रेन कंट्रोल होगा, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम आइए एक बार आप मेरे साथ करिए, मैं आपको आधा कराते हुए कमांड दूंगा। सांस पेट में, छाती में और क्लैविकल से भरिए, सांस को रोकिए, पूरे शरीर में ऊर्जा का वास, अपने चारों तरफ एक ऑरा महसूस कीजिए। एक अपने चारों तरफ चक्र देखिए, प्रफुल्लता का चक्र देखिए, रोशनी का चक्र देखिए, और पूरे शरीर को ऊर्जावान होता हुआ देखिए। अब भ्रामरी करते रहिए। भ्रामरी समाप्त होने के बाद सांस को बाहर ही रोक दीजिए। पूरा शरीर शांत, रिलैक्स, चेहरा मुस्कुराता हुआ कमांड दे, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। पुनः एक बार सांस भरे, भ्रामरी प्रारंभ करें। पूरे शरीर में ऊर्जा का वास, अपने चारों तरफ आभा मंडल महसूस करें। पूरा शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है, असीमित आनंद, पूरा शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है। अपने चारों तरफ आभा मंडल महसूस करें, पूरा शरीर रिलैक्स, मुस्कुरा, आंखें समवी दृष्टि से अज्ञा चक्र पर दिव्य जोशी के दर्शन करते हुए सांस को बाहर रोक दे। पूरा शरीर रिलैक्स, असीमित आनंद। कमांड दे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं विपिन जी का, आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एम के तनेजा जी। जी, मेरे पास ना प्रशंसा के लिए शब्द हैं और ना ही आज कोई प्रश्न है। जिस प्रकार से, जिस आनंद के साथ और जिस मुस्कान के साथ आपने आज का ये सेशन लिया है, मैं समझता हूं कि शायद मेरे व्यूवर्स के पास में भी आज कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। आपने कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा सर जहां पे कोई प्रश्न की संभावना हो।
मैं आपके ज्ञान से गदगद हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सर पुनः आप जो है इस कार्यक्रम में पधारें, एक नए विषय के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आपसे जो ऊर्जा हमें मिली है, निश्चित रूप से सर जो लोग हमें सुन रहे हैं, इन लोगों को आज वो जो दिव्य ज्ञान मिला है, वो अपने आप में अद्भुत है। राजेश कुमार कटियार जी, रंजीत सिंह कटियार जी, शायद इनका कोई प्रश्न है। सर अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछिएगा। रंजीत सिंह कटियार जी। हेलो जी, जी, हम सुन पा रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए। सर, हमारा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि जब हम श्वास लेंगे तो श्वास लेते समय तो क्या हमारा पेट का जो पोर्शन है वो फूलेगा या नहीं फूलेगा? फूलना चाहिए, फूल जाएगा, गुब्बारे की तरह फूल जाना चाहिए। अच्छा, एक सर हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे कि जो ब्रीथ का जो कंसेप्ट है वो हमारा रेस्पिरेशन से है। क्या 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 तो जब दोबारा हम रेस्पिरेशन में जब हम आपको जो है जब लंग्स में हमारा ब्रीथ जो है वो लंग्स में जाएगा जी कि हमारा पेट में जाएगा? देखिए, हमेशा आपका रेस्पिरेशन, आप हमेशा आपकी सांस लंग्स में जाएगी, परंतु जब आप नींद में होते हैं या जब बच्चा पैदा होता है तो वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता है। आप जब लेट जाएंगे तो आप देखेंगे आपका खाली पेट चलेगा, आपकी छाती नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो डायफ्रैग्मेटिक मूवमेंट होता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। और जब डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग होती है तो आपका हार्ट भी प्रॉपर वर्क करता है और आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। ओके सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि कहीं-कहीं पे ये भी था कि जैसे कि हम स्टमक जैसे फूल रहा है तो वो ब्रीदिंग लेने का कांसेप्ट गलत है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैनिपुलेशन है, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है कि हमारा जो डायफ्राम है जब ओपन होगा तो चेस्ट पोर्शन हमारा जो है ओपन होगा। उस कंडीशन में हमारा जो स्टमक पोजीशन है वो स्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं, कुछ है देखिए सर? देखिए, जब आपका डायफ्राम नीचे जाएगा तो जी, आपकी थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगी ठीक है सर। और थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी तो आपकी एयर अंदर जाएगी, पहली बात। और ओके। क्योंकि जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो चेस्ट के अंदर निगेटिव प्रेशर हो जाएगा। जब निगेटिव प्रेशर हो जाएगा तो आपकी बॉडी से ब्लड जो है, वीनस ब्लड, वो आपके हार्ट में बेटर आ पाएगा। तो आपकी हार्ट की फीलिंग बेटर होगी। हार्ट की फीलिंग बेटर होने की वजह से आपका कार्डियक आउटपुट बेटर होगा। कार्डियक आउटपुट बेटर होने से आपकी प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक टिश्यू को बेटर ब्लड मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है और आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग लर्न करनी है। अगर आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग सीख जाते हैं तो जीवन में कभी आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद सर। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा शरद भंबोरिया जी को। आप अपना प्रश्न लें। शरद जी नहीं है तो मिथिलेश जी आप आ जाएं। मुकेश भटनागर जी। मुकेश भंडागर जी का माइक ऑफ है, अगर वो बोल भी रहे होंगे तो नहीं आवाज आएगी। मुकेश जी आप अपना माइक ऑन। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने अंत में जो बात बता रहे थे, भ्रामरी तो ठीक है, भ्रामरी एक प्राणायाम भी है और एक ध्यान की विधि भी है। इसमें मेरे को एक प्रश्न ये पूछना है, जब हम ये भ्रामरी करते हैं तो जी हमारे ब्रेन में कई तरंगे उठती हैं, जी तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं एनसेफेलोग्राफ में। ठीक है, दोबारा बोलिए, कौन सी तरंग बोल रहे हैं आप? जब जैसे हम ध्यान, ये भ्रामरी को हम एक ध्यान का रूप भी बना सकते हैं। अच्छा, तो जब हम इसको करते हैं तो हमारा जो ब्रेन का जो कपाल है वो, अगर इसको दीर्घ काल तक किया जाए तो एक खोखला सा हो जाता है और ये बिल्कुल साउंड वहां बन जाती है। जब साउंड बनती है तो पूरा खोखले के बाद उसी में ही स्वयं प्रकाश चल जाता है।
जो आप आभा की बात कर रहे थे और ऑरा की, ऑरा कैसे डेवलप करना है भ्रामरी करते हुए, या और आभा को कैसे लाना है, अगर इसको सही ढंग से अगर आप समझा सकें तो आपकी कृपा होगी। देखिए, ये तो आपको विपिन जी ही मदद कर सकते हैं, प्रमोद जी मदद कर सकते हैं। उसके लिए पूरा एक सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पूरे घंटे का एक सेशन है। एक बात जो प्रश्न आया उसमें मैं एक बात बता दूं, आपकी जैसे 7 चक्र होते हैं ना, और म्यूजिक में 7 सुर होते हैं। आप भ्रामरी करते वक्त आप मूलाधार चक्र से लेके अज्ञा चक्र तक आप कोई भी चक्र जो है फ्रीक्वेंसी के स्पेसिफिक आप कर सकते हैं। इसकी एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जैसे टेंशन हेडेक होगा तो आपको लो फ्रीक्वेंसी का, मैंने बताया भी था कि लो फ्रीक्वेंसी का भ्रामरी प्राणायाम करना है। परंतु अगर आपको साथ साथ जैसे हाइपरथायराइडिज्म है तो भी लो फ्रीक्वेंसी का करना है, हाइपोथायराइडिज्म है, आपको डिप्रेशन है, उस वक्त आपको हाई फ्रीक्वेंसी का भ्रामरी प्राणायाम करना है। आपको हाइपोटेंशन है तो हाई फ्रीक्वेंसी का करना है, हाइपरटेंशन है तो लो फ्रीक्वेंसी का भ्रामरी प्राणायाम करना है। आपको आकार उकार मकार को, देखिए पृथ्वी जो है ना वो सब कुछ सह जाती है, ठंडी है, शीतल है, सब चीज को संभाल लेती है। तो क्या होता है, मूलाधार चक्र जो है ना आपके आकार के साथ लो फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। और जब आंधी तूफान आता है तो सब चीज को उड़ा ले जाता है। यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी है आप उसको कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपका अग्नि कम है, आपकी वाइटलिटी कम है। धन्यवाद सर। अगले क्रम में लुभांशी शर्मा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अपना प्रश्न लीजिए। नमस्कार सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण जब अटैक आता है माइग्रेन का, उसका क्या कारण होता है? मैंने आपको अभी बताया नहीं, ईस्ट्रोजन का वो जो है डिस्टर्बेंस है। अगर ईस्ट्रोजन का डिस्टर्बेंस होगा, ईस्ट्रोजन जब चेंज होगा, लेवल चेंज होगा तो होगा। एक बात और बताइए जिसको मैंने ज्यादा नहीं डिटेल किया, ईस्ट्रोजन जो है ना आपके कडलिंग से, किसिंग से, आपके टेंडर लव से, आपके फॉरगिवनेस से कंट्रोल होता है। तो जब आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो रहा है उस वक्त लेडी को बहुत सारे प्यार की, बहुत सारे सद्भावना की, बहुत सारे अच्छे माहौल की आवश्यकता होती है। अगर वो माहौल उसे मिलेगा तो आपको माइग्रेन का अटैक नहीं। थैंक यू सर। सर मेरा एक प्रश्न है, क्या शंख इसमें कोई लाभ देगा अगर शंख रेगुलर बजाया जाए या कोई शंख का अभ्यासी है तो? शंख तो अद्भुत है, पर शंख के बारे में एक बात समझी जा सकती है कि औसत रूप से जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे फेफड़ों पर जोर पड़ता है और उस वक्त हमारा जो, जैसे अगर हम एक्सटेंडेड एक्सेलेरेशन करते हैं तो हमारा पल्स रेट घटता है। पर जो मेरा अनुभव है कि जब आप शंख की ध्वनि करते हैं तो आप जोर लगाते हैं और आपका पल्स रेट जो है वो बढ़ जाता है, तो लाभ नहीं होगा। परंतु अगर दक्षिण भारत में कुछ लोग हैं जो इसको संगीत की तरह बजा लेते हैं, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी का जो बड़ा शंख होता है आप उसको लो फ्रीक्वेंसी में बजाएंगे तो निश्चित रूप से आपको, अगर आप उसको हल्के से, अगर ये प्रश्न मुझे पता होता तो मैं आपको शंख बजा के दिखाता, लो फ्रीक्वेंसी वाला। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है वो समय सीमा में बंधे होने के कारण पूरा विषय अभी भी लोगों का क्लियर नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगा हम पुनः आपको एक बार फिर बुलाएंगे, और एक बार नहीं हम बार बार आपको बुलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने सेशन को लिया है। मैं सर एक क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं, कृपया जवाब देंगे? हाँ जी पूछिए। मैं ये जानना चाह रही थी कि शंख जो है वो महिलाओं को वर्जित बोलते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, तो इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें तो बेहतर होगा। देखिए, आज ये बात किस पुस्तक में लिखी गई है मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने आज तक किसी पुस्तक में ये वाली बात नहीं पढ़ी है। परंतु अगर कहीं लिखी भी गई थी, भाई आज तो पत्नी पति हो गई है, स्त्रियां पुरुषों से आगे बढ़ गई है और उन्होंने सारी सीमाएं पार कर ली है। तो आज की कंडीशन में शंख का स्त्री के लिए
निषेध करना गलत होगा, परंतु हाँ एक बात है, देखिए जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस वक्त मन की जो है स्थिति, आपकी पवित्रता की स्थिति, आपके मन का भाव क्या है वो आप ही जाने, क्योंकि अगर मन का भाव, मन में पवित्रता का भाव नहीं है तो आप, अच्छा होगा कि शंख उस वक्त ना बजाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें और नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में आप दुर्गा का वो है, उस वक्त आप कहेंगे कि जिसके हाथ में शंख होता है और आप शंख बजाने को मना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि देखिए शंख जो है वो भगवान विष्णु का आभूषण माना गया है और विष्णु का एक रूप भी माना गया है। तो जब कभी माहवारी का समय हो उस दौरान थोड़ा सा उसमें बताया गया, क्योंकि आप जोर लगाएंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, अन्यथा आप कभी भी बजा सकते हैं। ऐसा वैदिक लिटरेचर में कहीं पे भी नहीं है, पौराणिक में हो सकता है, इसकी संभावना मैं मान सकता हूँ, लेकिन कहीं पे भी वैदिक लिटरेचर में आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो सेशन आज रहा के सत्र में मैं कहूंगा महिलाओं को पतियों को डांटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर आपसे पूरी मेरी टीम की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एक प्रार्थना है कि आप पुनः पधारें एक नए विषय के साथ। हम 75 डिजीज का हमारा है, उसमें हम आपको पूरा पीडीएफ भेज देंगे, उसमें आप कोई भी अन्य डिजीज पर, मैं दोबारा चाहूंगा, मेरी पसंद का एक टॉपिक है जिसमें मेरी आत्मा जुड़ी हुई है, वो है बहरापन, डेफनेस, मैं उस पर करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कभी भी जब भी आपका रेडी हो आप मुझे एक बार मेरा वो थोड़ा हमेशा रेडी है, वो मेरा हमेशा रेडी है। और मेरे जो है सारी रिसर्च सब कुछ जो है पिछले 52 साल का शोध जो है सब कुछ बहरेपन से जुड़ा हुआ है, और मैं सीनियर सिटीजन में बहरेपन निवारण के लिए कार्य करता हूँ। तो आप जब 10 दिन के नोटिस पे मुझे बताएं, क्योंकि मुझे बाकी सारी चीजें चैनलाइज करनी होती है, उसके अनुरूप में। सर अगले 10 डेज के बाद हम आपको रिपीट करेंगे, आप बिल्कुल तैयार रहिए, हम लोग आपका जो है इंतजार करेंगे, और मुझे भरोसा है कि आप अवश्य ही दोबारा दर्शन देंगे और हमारी टीम को पूरा इसका लाभ मिलेगा। आज के इस शानदार सेशन के लिए और आपकी जानदार बातों के लिए आपको मेरे पूरे परिवार की